हेलो गाइस, मेरा नाम है रजत प्रकाश और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द फिजिकल में। तो गाइस, जैसे कि आपने हमारी पिछली वीडियो में डायरेक्ट नोटेशंस और उसकी प्रॉपर्टीज को देखा था, जिसमें हमने सभी कैडब्रा वेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज एंड देखा था कि शवास इक्वालिटी एंड ट्रायंगल इक्वालिटी क्या होती हैं। ठीक है, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो अभी तक आपने हमारी अगर पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि हमारी क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज अभी कंटिन्यू चल रही है। ठीक है, जिसमें हमने शुरू से लेकर अंत तक हम सभी चीजों को बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करेंगे, सभी क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो प्लीज उसे जरूर चेकआउट करना, आपको लिंक प्लेलिस्ट का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड हमने पार्टिकल फिजिक्स ऑलरेडी कवर अप कर लिया, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ हमने टेलीग्राम ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें हम सभी कोर्स मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर अपलोड करते हैं, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हो या डीपीपी शीट्स, मॉक टेस्ट, असाइनमेंट्स या कोई भी बुक जो आपके लिए यूजफुल हो, सभी चीज वहां पर अपलोड की जाती है। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे आपके टाइमलाइन में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा और शेयर करेगा अपने दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी अपनी तैयारी पुख्ता कर सके और आने वाले एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सके। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है गाइस, क्योंकि ऑपरेटर एक ऐसी चीज है जिसको हम पढ़कर हम एक मैथमेटिकल टूल है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत ही यूजफुल होती है, जिसे आप ऑपरेट करके किसी भी स्टेट को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे स्टेट फंक्शन में। तो आज का ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। ठीक है, कोई भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि हम कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और सारे ऑपरेटर्स को कवर अप करेंगे, चाहे वो हर्मिशन ऑपरेटर हो, चाहे वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर हो, चाहे वो पोजिशन हो, चाहे वो मोमेंटम ऑपरेटर हो, कोई भी टाइप का ऑपरेटर हो, सारा कुछ यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत करिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो जैसे कि हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को कवर अप करेंगे कि ऑपरेटर होता क्या है। बेसिकली ऑपरेटर एक मैथमेटिकल रूल है, यह कह सकते हैं एक प्रोसीजर है, जिसमें हम किसी भी ऑपरेटर को अगर किसी भी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करते हैं तो वो क्या करता है, उस वेव फंक्शन को दूसरे वेव फंक्शन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ए ऑपरेटर है। ठीक है, ऑपरेटर का साइन क्या होता है दोस्तों, कोई भी हमारे पास फंक्शन है, ठीक है, कोई भी वेरिएबल है, तो उसके ऊपर अगर आप कैप का साइन लगा दे तो ऑपरेटर की फॉर्म में वो रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पर ए ऑपरेटर है और यहाँ पर ये हमारे पास वेव फंक्शन है। ठीक है, तो अगर आपने इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट किया तो इसने क्या किया, एक दूसरे वेव फंक्शन में इसको कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम होता है ऑपरेटर का दोस्तों। ये एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो एक वेव फंक्शन को दूसरे वेव फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, ट्रांसफॉर्म कर देता है। याद रखना कि कोई भी जो डायनेमिकल वेरिएबल होता है, कोई भी डायनेमिकल वेरिएबल हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में हम उसको ऑपरेटर से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, क्लासिकल मैकेनिक्स में आपने नहीं देखा होगा ये, पर क्वांटम मैकेनिक्स में आप हर एक डायनेमिकल वेरिएबल को आप ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो मोमेंटम हो, ठीक है, चाहे वो पोजीशन हो, सो ऑन, कुछ भी हो, तो उसको आप ऑपरेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो कि आपने मैथमेटिक्स में यूज किए होते हैं। ठीक है, हम उसी का एग्जांपल लेते हुए ऑपरेटर को और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट लेते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप स्क्वायर रूट लेते हो। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का जो सिंबल क्या होता है दोस्तों, आपको ये वाला पता है। ठीक है, तो ये आपका एक तरह का ऑपरेटर है। मान लो कोई फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक्सएम है, तो ये फंक्शन के ऊपर आपने ऑपरेटर ऑपरेट किया, अंडर रूट लगाया एक्सएम के ऊपर, तो आपके पास दूसरा एक फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, जब आपने ऑपरेटर को ऑपरेट किया किसी फंक्शन के ऊपर तो आपके पास दूसरा फंक्शन आ गया, जो कि क्या आया, रिजल्टेंट फॉर्म में एक्स की पावर m/2। ठीक है, जो कि न्यू फंक्शन के फॉर्म में आया। सिमिलरली कोई भी दूसरा ऑपरेटर ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन आपने किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो आपको पता है ऑपरेटर आपका किस फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करेंगे, dy/dx। ठीक है, तो आपने इस ऑपरेटर को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया। ठीक है, आपको नॉर्मली डिफरेंशिएशन करना आता है, तो वो ऑपरेटर किसी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहा है, तो आपके पास न्यू फंक्शन आया जो कि आपको डिफरेंशिएशन की फॉर्म में मिला, जो कि आया m(x)m-1। ठीक है, xm का डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या होता है, m(x)m-1। तो इस तरीके से ही ये ऑपरेट होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में बस ऑपरेटर की फॉर्म में, कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे मैथमेटिकल्स में हम इसी तरीके का ऑपरेशन इसको अप्लाई करते हैं। आई होप आप रिलेट कर पाओगे कि किस तरीके से हम चीजों को समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे मूव करते हैं।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन ऑपरेटर, ठीक है। पोजीशन ऑपरेटर को आप देख सकते हो इन द एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन एंड जेड डायरेक्शन, किस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर एक्स कैप, वाई कैप एंड जेड कैप के फॉर्म में। याद रखना कोई भी आपके पास ऑपरेटर हो, फॉर एग्जांपल मैं एक्स कैप के ले रहा हूं और मान लो कि आपके पास 5x है, ठीक है। अगर आप इस पोजीशन ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हो तो आपके पास क्या आएगा, x 5x, नॉर्मली x आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन होता है आपका पोजीशन ऑपरेटर का। सिमिलरली आप y भी ले लो, z भी ले लो, तो सेम ही आपका इस तरीके का रिजल्टेंट आएगा। तो ये आपको रिजल्ट याद रखना है, ठीक है, फॉर द पोजीशन ऑपरेटर। अगर आप मोमेंटम ऑपरेटर की बात करते हो दोस्तों, तो आपको पता है p कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप x डायरेक्शन में देखेंगे तो px कैप, y डायरेक्शन में देखेंगे तो py कैप एंड z डायरेक्शन में देखेंगे तो pz कैप, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू होती है दोस्तों वो क्या होती है, माइनस आयोटा h कट कर्ल बाय कर्ल, अगर x डायरेक्शन में तो कर्ल बाय कर्ल x, अगर y डायरेक्शन में तो कर्ल बाय कर्ल y, अगर z डायरेक्शन में तो कर्ल बाय कर्ल z। अगर हम तीनों को एक साथ लेना चाहते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आप p वेक्टर की बात करते हैं तो किस तरह के लिखते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। पर कैप की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ऑपरेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तीनों डायरेक्शन को, तो आप ग्रेडियंट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। आपको पता है ग्रेडियंट किसके बराबर होता है, कर्ल बाय कर्ल एक्स आई कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल वाई जे कैप प्लस कर्ल बाय कर्ल जेड के कैप, ठीक है। तो तीनों डायरेक्शंस को आपने रिप्रेजेंट किया विद द फॉर्म ऑफ द ग्रेडियंट। तो पी कैप बेसिकली तीनों डायरेक्शंस के मोमेंटम को साथ में लेते हुए पी कैप इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट ग्रेडियंट। तो इस तरीके से आपको याद रखना है इन सभी चीजों की वैल्यूज। ओके, चलिए पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है वी से हम इसको डिनोट करते हैं एंड इसका ऑपरेटर क्या होगा, वी कैप होगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको सारी एब्रिविएशंस याद होनी चाहिए ताकि आप जब ऑपरेट करो तो आपको पता होना चाहिए इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इज इट क्लियर? चलिए यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर को देख लेते हैं। तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी को तो हम के से ही रिप्रेजेंट करते हैं, के ई हम बेसिकली यूज करते हैं काइनेटिक एनर्जी पर, सिंपल एब्रिविएशन के, और ऑपरेटर है तो के कैप। आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, पी स्क्वायर बाय 2m, क्योंकि हम ऑपरेटर की बात कर रहे हैं तो पी कैप का स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको पता है पी की वैल्यू यहाँ से उठानी है हमने सीधा। आप इसका स्क्वायर करोगे दोस्तों, इस वाली वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, देखो माइनस का स्क्वायर करोगे ये तो प्लस हो जाएगा, है ना, और आयोटा का स्क्वायर करोगे तो वो आ जाएगा माइनस, है ना। एच का स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर, ग्रेडियंट का स्क्वायर, डेल्टा वही ग्रेडियंट का स्क्वायर, और 2m तो नीचे वाला आ ही गया, ठीक है। तो जस्ट वही चीज है, बस स्क्वायर करके हमने इसको फाइनल लिख लिया। ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए, वहां पर आप स्क्वायर नहीं करते फिरोगे, है ना। जस्ट आपको याद रखनी है कि काइनेटिक एनर्जी का जो ऑपरेटर होता है वो माइनस एच कट का स्क्वायर बाय 2m डेल्टा का स्क्वायर होता है। इज इट क्लियर? ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम समझते हैं कि कम्यूटेटर होता क्या है, ठीक है क्या चीज, ये भी ऑपरेटर का ही एक रूप है, पर क्या है वो हम समझेंगे। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी, मान लेते हैं कि हमारे पास ए और बी दो ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। तो अगर हम उसको कम्यूटेटर की फॉर्म में लिख रहे हैं तो उसको कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। मान लो आपके पास ए बी दो ऑपरेटर हैं तो आप उसको स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे दोस्तों, स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद द कोमा, सेपरेट करेंगे कोमा से। तो अगर आप इस कम्यूटेटर को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ओपन करेंगे, ए बी माइनस बी ए, मतलब इन दोनों को पहले प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का उल्टा करके प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से इसको इस कॉम्बिनेशन से आपको ओपन करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर सी डी भी होता, ठीक है, सी डी का ऑपरेटर होता, तो सॉरी कम्यूटेटर होता, तो इसको कैसे खोलते, सी डी माइनस डी सी, ठीक है, इस तरीके से ओपन करते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर ऑपरेटर का साइन भी लगा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेटर को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया था कैप की फॉर्म में, तो ये भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जस्ट मैंने यहाँ पर एग्जांपल की फॉर्म में लिखा, तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो अगर आपका कम्यूटेटर 0 के बराबर है, अगर आपका कम्यूटेटर 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो ऑपरेटर है ए एंड बी वो आपस में कम्यूट कर रहा है। कम्यूट करने का मतलब क्या होगा कि ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर होगा, ठीक है। दैट्स वाई तभी तो वो 0 हो पाएगा, है ना। अगर ए बी इज इक्वल टू बी ए के बराबर होगा तभी तो आपका कम्यूटेटर 0 के बराबर होगा। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको जस्ट याद होनी चाहिए, सिंपल याद होना चाहिए कि कोई ऑपरेटर्स हैं ए एंड बी, अगर आपको आपने कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखना है तो आप इस तरीके से इसका एक्सपेंशन करेंगे ए बी माइनस बी ए की फॉर्म में, ठीक है। चलिए आगे मूव करते हैं। वही चीज यहां पर अगेन लिखी हुई है, कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ टू ऑपरेटर्स ए एंड बी इज डिफाइंड एज ए बी, ठीक है। इसको कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखा है ए बी माइनस बी ए, जैसे कि एक्सपेंशन अभी जस्ट मैंने बताया, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं एक्स कैप डॉट डी बाई डी एक्स, ये ऑपरेटर की ये कम्यूटेटर की फॉर्म में लिखा हुआ और इसको किसी वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट किया गया, ठीक है। कम्यूटेटर इज जस्ट लाइक ऑपरेटर जिसको आपने किसी वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट किया
एंड फाइनली जस्ट आपने इसको ओपन किया है ना, ए बी माइनस बी ए की फॉर्म में। इसको आप ए ले लो, ठीक है, इसको बी ले लो एंड इसको ओपन करो। देखो यही कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, ए एज इट इज, बी यहाँ पर डी बाई डी एक्स, क्योंकि ये ऑपरेटर है जो एंड में आएगा उसके साथ प्रोडक्ट हो जाता है, ऑपरेट करता है ना, तो डी साई बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, ये पहले आ जाएगा और एक्स फिर फाइव साई सॉरी, ठीक है, ये हमने साथ में लिख लिया। अब यहाँ पर आप क्या लगाओगे, यूवी रूल लगा दोगे, है ना, यूवी रूल लगा दोगे। इसको आप ओपन करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। आपको पता है ये दोनों चीजें सेम आ रही हैं, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड फाइनली आपके पास क्या बचेगा, माइनस साई, ठीक है, माइनस साई बच गया। अब आप देखोगे इस साई साई का, ठीक है, इसका जो क्या होगा, इसकी जो आगे वाली वैल्यूज होंगी, इसका जो पार्ट होगा, इसका फंक्शन होगा, आइगन वैल्यू होगी, वो किसके बराबर आ रही है, कम्यूटेटर की -1 के बराबर आ रही है ना। इस वेव फंक्शन साई का आप देख सकते हो, हमने जो कंपेयर करेंगे इसकी जो कम्यूटेटर की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, -1 के बराबर आ रही है ना। तो उसका हमने कम्यूटेटर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली बाय एक्सपेंडिंग द वैल्यू, ठीक है। आपको जस्ट एक्सपेंड सही से करना आना चाहिए, किसके साथ हो रहा वो पता होना चाहिए एंड देन इजिली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द कम्यूटेटर। इज इट क्लियर, ठीक है। जस्ट आपने देखा कि साई है, ये भी वेव फंक्शन साई था, बस इसके आगे जो वैल्यू है वही तो कम्यूटेटर इसके आगे है, तो इसी की वैल्यू तो इसके बराबर होगी जो कि -1 के बराबर है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट आपको एक्सपेंड करना आना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो कि आप आगे भी इसकी टर्म डायरेक्टली यूज करोगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो एक्स कैप और पी एक्स कैप का कम्यूट, इसको हम ऑपरेट कर रहे हैं किसी वेव फंक्शन साई के साथ, ठीक है। तो आप इसको एक्सपेंड करोगे, यहाँ पर अगेन ए एंड बी डिनोट कर दो, ये ए है ये बी है, ए बी माइनस बी ए की फॉर्म में आपने एक्सपेंड किया, आप देख सकते हो, ठीक है। ये साई जो आपका वेव फंक्शन है ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, जो लास्ट वाला टर्म होगा, तो आप देख सकते हो। आपको पी एक्स कैप का पता है, किस तरह से आप इसको निकालते हो, माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाई कर्ल एक्स, तो आप देख सकते हो ये वाला उसका एक्सपेंशन है। आयोटा एच कट इज द कॉमन टर्म, ओ सॉरी कॉन्स्टेंट टर्म, उसको हम बाहर लिख सकते हैं और उसी कॉम्बिनेशन में लिखना है दोस्तों जहां पर वो है, ये नहीं कि कहीं पर भी मल्टीप्लाई कर दो, बीच में था तो यहाँ पर देख सकते हो कर्ल बाई कर्ल एक्स, फिर साई उसके बाद आ रहा है ना, उसी तरीके से इसको लिखना। आयोटा एच कट तो एज इट इज वो कॉन्स्टेंट टर्म था, तो उसको बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से ये आप देख सकते हैं पी एक्स कैप यहाँ पर आगे है, तो माइनस आयोटा एच कट कर्ल बाई कर्ल एक्स होता, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, डेट्स वाई यहाँ पर प्लस आया, ठीक है। बाकी सारी टर्म एज इट इज, यहाँ पर एक्स आई यूवी रूल के फॉर्म में, ठीक है। इसको अगर आप खोलोगे तो आपके पास एक टर्म आएगी प्लस आयोटा एच कट एक्स कर्ल साई बाई कर्ल एक्स, ठीक है, और दूसरी टर्म क्या आएगी, आयोटा एच कट आएगी, ठीक है। तो ये वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। आपके पास क्या बचा, आयोटा एच कट, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर वैल्यू इसकी आई भी हुई है। तो याद रखना एक्स कैप और पी एक्स कैप का जो कम्यूट है वो आयोटा एच कट के बराबर होता है। सिमिलरली आप वाई कैप और पी वाई कैप का कम्यूट भी करोगे तो आयोटा एच कट के बराबर ही आएगा, और जेड कैप पी जेड कैप का कम्यूट भी आयोटा एच कट के बराबर होता है, ठीक है। तीनों ही डायरेक्शंस के बेसिस पे अगर लोगे कम्यूट करोगे तो इसकी वैल्यूज आयोटा एच कट के बराबर आएगी। अगर आप इसका उल्टा कर दोगे, यहाँ पर पी एक्स कैप पहले आ गया और एक्स कैप बाद में आया, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी भी अभी पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि क्यों मैंने यहाँ पर माइनस लगाया। इज इट क्लियर, यहाँ तक इसकी वैल्यू याद रख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको छोड़ मत देना क्योंकि इसको डायरेक्टली क्वेश्चन में यूज करेंगे। चलिए लीनियर ऑपरेटर देख लेते हैं। तो कोई भी एक ऑपरेटर ए है, उसको लीनियर तब हम बोलेंगे जब ये दो प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये कौन सी दो प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर आप देख सकते हो ए ऑपरेटर है जो कि एक कम्यूटेटर के साथ ऑपरेट हो रहा है, ठीक है। कम्यूट के अंदर क्या है हमारे पास, सी जो कि एक कांस्टेंट है, साई एक्स है, ठीक है। अगर ये ऑपरेटर इस कम्यूट के साथ ऑपरेट करता है देन इसको फाइनली ओपन करते हैं, तो आप देख सकते हो जो कांस्टेंट टर्म है कोई चेंज नहीं लेके आता, वो एज इट इज बाहर निकल जाएगा और ये ऑपरेटर साई एक्स एज इट इज हमारे पास आ गया। तो ये वैल्यू होती है, अगर ये हमारा ऑपरेटर इसको सेटिस्फाई करता है तो वो लीनियर ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जस्ट इसको एज इट इज ही देखना है, ये प्रॉपर्टी है, कुछ इसमें कुछ लॉजिक नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं ए ऑपरेटर हमारे पास लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेव फंक्शंस के साथ अगर ऑपरेट होता है, ठीक है, तो वो एज इट इज ही पहले इस वेव फंक्शन के साथ वो ऑपरेट होगा, उसके बाद ये दूसरे वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट हुआ, उसको ऐसे ही हमने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में बाहर निकाला, इस तरीके से हमने लिख लिया। तो ये अगर दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा लीनियर ऑपरेटर कहलाता है। देन ऑल द क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स आर इन लीनियर इन नेचर। ये आपको याद रखना कि सारे जो क्वांटम मैकेनिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो लीनियर इन नेचर होते हैं। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। अब हम कम्यूटेटर ब्रैकेट की प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर ए बी कम्यूट है, अगर हम इसका उल्टा कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है दोस्तों। अभी मैंने बताया था, है ना, अभी आपने बोला था
कि ये एक्स पी एक्स है इक्वल टू आयोटा एच के बराबर है। अगर मैं इसको उल्टा कर देता हूं तो यहाँ पर माइनस आयोटा एच कट आ जाएगा। ठीक है, यही चीज है, मतलब यही प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज की थी मैंने। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। सारी प्रॉपर्टीज यूज होंगी दोस्तों, कोई भी निग्लेक्ट मत करना, सोचना ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसा कुछ मत करना, सारी इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं यूज होगी। तो आपने अपने ब्रेन को यूज करते हुए सारी प्रॉपर्टीज को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दूसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। इट जस्ट लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स। तो पहला जो है सिंपल है और दूसरा लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द ऑपरेटर्स। पहले ऑपरेटर को दूसरे से करना है, फिर ओपन करना, फिर उसी तरह से पहले को तीसरे के साथ करना है ऑपरेट, एंड सिमिलरली पहले को चौथे के साथ करना है, एंड सो जितने भी ऑपरेटर हैं सारे को इसी तरीके से आपने खोलना है। आपको ओपन करना आना चाहिए किस तरीके से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तभी आप सही ऑपरेटर निकाल पाओगे और फाइनली सही आंसर तक पहुंच पाओगे। ओके, चलो तीसरा देख लेते हैं रूल कि ए बी का जो कम्यूट कम्यूट का डैगर है, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, बी डैगर और ए डैगर का कम्यूट के बराबर होता है। ठीक है, ये डैगर क्या होता है दोस्तों, डैगर इज बेसिकली द ट्रांसपोज कंजुगेट, मतलब ट्रांसपोज करना, उल्टा कर देना, और कंजुगेट मतलब नेगेटिव साइन लगा देना। यहाँ पर आयोटा होता है दोस्तों, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आया था पर कुछ भी नहीं है, तो डेट्स में यहाँ पर कुछ नहीं हुआ, ट्रांसपोज कर दिया हमने। ट्रांसपोज मतलब ए की जगह बी आ गया और बी की जगह ए आ गया। ठीक है, आप देख सकते हो, और डैगर का साइन ये रिप्रेजेंट करेगा कि हमने उल्टा कर दिया। तो आपको जब भी देखना कम्यूट के आगे डैगर साइन लगाएगा, जस्ट आपने क्या करना है, उल्टा कर देना टर्म्स को, डैगर लगा देना। तो यही चीज यहाँ पर किया हमने दोस्तों, आप देख सकते हो, बी डैगर यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ए डैगर आ गया। ठीक है, उल्टा हो गया जस्ट, और डैगर लगा दिया हमने। इज इट क्लियर? चलिए चौथी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये 3 वेरिएबल ऑपरेटर, ये 3 वेरिएबल कम्यूटेटर। ठीक है, आप देख सकते हो ए कोमा बी सी, 3 ऑपरेटर्स हैं। आप अब इसको किस तरीके से ओपन करना है ये मैं बताता हूं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपने पोजीशंस का ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कम्यूटेटर को जब भी आप ओपन करते हो तो पोजीशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आप जो थर्ड वेरिएबल होगा उसको कहीं ना कहीं ऐसे इधर उधर नहीं प्लेस कर सकते, आपने एक कॉम्बिनेशन की फॉर्म में उसको बाहर निकालना है। ठीक है, तो ये किस तरीके से है इसका प्रूफ तो नहीं करेंगे, बस आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान से देखना थोड़ा। ठीक है, आपने सबसे पहले क्या किया, पहले ऑपरेटर को दूसरे जो सबसे पहले था उसके साथ ऑपरेट किया, ए बी, और जो सी वाला है उसको बाहर निकालना उसी डायरेक्शन में जहां पर वो है। आप देख सकते हो सी कहां पर है, राइट हैंड साइड की तरफ है, तो राइट हैंड साइड की तरफ बाहर निकाल दो उसको। ठीक है, तो ए बी का कम्यूट एक तरफ कर लिया और सी को आपने बाहर निकाल दिया, प्लस प्लस अब आपने क्या करना, ए और सी को करना है। अब थर्ड वेरिएबल के साथ आपने ए को कम्यूट किया और बी को बाहर निकालना है दोस्तों, बी को बाहर निकालना। बी कहां पर है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड में है, आप देख सकते हो, सी आपका राइट हैंड साइड में था, अब बी कहां है, लेफ्ट हैंड साइड में, तो बी को लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकाल दो। ठीक है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन बन गया दोस्तों। इस तरीके से आपने इसको एक्सपेंड करना है, इसी तरीके से करना है। ठीक है, और तरीके से करोगे, मल्टीप्लाई किसी के तरीके करोगे और आपका आंसर कुछ और तरीके का आएगा। ठीक है, फिर आप बोलोगे कि सर वो ऑप्शन भी गिवन था, मैंने तो उसको टिक कर दिया, तो वो गलत हो जाता है दोस्तों। ये कॉम्बिनेशन याद रखना है, जिस डायरेक्शन में है उसी को थर्ड वेरिएबल को बाहर निकालो। ठीक है, जिसके साथ ऑपरेट करे उसको कम्यूट की फॉर्म में लो, बाकी थर्ड वेरिएबल को उसी डायरेक्शन में निकालो जहां पर वो प्रेजेंट है। इज इट क्लियर? आई होप आपको ये समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको ओपन करना है। चलिए मूव करते हैं आगे, फिफ्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। आप देख सकते हैं 3 जो वेरिएबल्स हैं आपके, ठीक है, ऑपरेटर की फॉर्म में, तो आप देख सकते हैं इसको, ये जो बड़ा सा आप देख रहे हो कम्यूटेटर एक्सपेंशन, इसको जैकोबी आइडेंटिटी बोलते हैं दोस्तों। ए ऑपरेटर डॉट बी सी का कम्यूट प्लस बी, ये फिर फाइनली उसका भी कम्यूट है। ठीक है, बी ऑपरेटर डॉट सी ए का कम्यूट और फाइनली कम्यूट कर रहे हैं, प्लस सी डॉट ए बी का कम्यूट, ओवरऑल कम्यूट इज इक्वल टू 0 के बराबर। और अगर आपको इस तरह की कोई इक्वेशन दिखती है, ठीक है, मतलब एक टर्म दिखता है तो इक्वल टू 0 अगर आप करते हैं तो वो जैकोबी आइडेंटिटी के बराबर होता है। ठीक है, इट्स जस्ट अ प्रॉपर्टी, आपको याद रखना है। ओके, छठी प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आप किसी भी ऑपरेटर को उसके सेम फंक्शन के साथ ऑपरेट करते हो, ठीक है, कम्यूट करते हो सॉरी, तो आपका जो फाइनली आंसर आता है वो 0 के बराबर आता है। ठीक है, कोई भी आपका फंक्शन है, कोई भी सारा ऑपरेटर है, अगर आप उसको सेम ऑपरेटर के साथ कंप्यूट करते हो, फंक्शन ऑफ ऑपरेटर के साथ कम्यूट करते हो, तो आपका आंसर 0 के बराबर आएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी देख सकते हैं फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर डॉट जी फंक्शन ऑफ ए। ठीक है, तो वो आपका ऑपरेटर ऑफ ए, देन इसका आंसर 0 के बराबर आ रहा है। यहां पर भी आप देख सकते हो 8 में कि आपके पास एफ जो कि ए ऑपरेटर का है फंक्शन और जी जो कि बी ऑपरेटर का फंक्शन है, वो इक्वल टू 0 है। कब? एक कंडीशन में, जब ए और बी का जो कम्यूट है वो 0 के बराबर होगा। ठीक है, ए और बी का कम्यूट जब 0 के बराबर होगा तभी ये कंडीशन अप्लाई हो सकती है। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज है, जस्ट आपको याद रखनी है। अब याद रखना ये वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 9th और 10th, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ए कम्यूट कोमा बी ऑपरेटर की पावर n है, इसको आप किस तरह से एक्सपेंड करोगे दोस्तों? n
बी ऑपरेटर n-1 और ए बी को एज इट इज लिख दोगे कम्यूट की फॉर्म में। ठीक है, याद रखना जहां पर भी जिसकी पावर में होगा उसको जस्ट क्या करना, डिफरेंशिएट कर दो जस्ट, है ना, विद रिस्पेक्ट टू n, ये कह सकते हो। तो यहाँ पर n प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा और n-1 एक पावर कम हो जाएगी, b एज इट इज रहेगा और अंदर में a b जो भी दो टर्म है उसको कम्यूट की फॉर्म में लिख लोगे। ठीक है, सिमिलरली a की फॉर्म a में है, a की पावर में है n, इसका कर दो n a n-1 और ए बी को एज इट इज लिख दो। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। मान लो ए स्क्वायर है, 3a³ है, a4 है या b4 है, b6 है, कुछ भी हो तो आपको कुछ इस तरीके से ही ओपन करना है। इज इट क्लियर? चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में। फाइंड द कम्यूटेटर ब्रैकेट, फाइंड द कम्यूटेटर ब्रैकेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए बी का कम्यूट कोमा बी ए का कम्यूट और इसका ओवरऑल कम्यूट। ठीक है, तो ये आपको ओपन करना है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि आपको पता है ये ए टर्म है, ठीक है, और बी टर्म है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी टर्म है दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, डेट्स पे पहले ही डिसाइड कर लिया करो कि हाँ ये ए है ये बी है। डेट्स पे ए बी माइनस बी ए की फॉर्म में आपने इसको एक्सपेंड किया। ठीक है, ए बी माइनस बी ए के फॉर्म में आपने इसको एक्सपेंड किया। ये कम्यूट है। ठीक है, कम्यूट का कम्यूट है, डेट्स पे ये कम्यूट की फॉर्म में ही है। ठीक है, अभी आपने ये वाली ब्रैकेट को सोल्व किया है, डेट्स पे ये कम्यूट की फॉर्म में ही है। अब ये वाले कम्यूट को भी सोल्व करोगे तो आगे जाके ये नॉर्मल बनेगा। तो ए बी आपको पता है ए बी माइनस बी ए, अगेन आपको ये पता है बी ए माइनस ए बी, है ना, इसको भी ओपन करोगे सेम ही एज इट इज रहेगा, बस फर्दर एक्सपेंड होता रहेगा। अब आपको क्या करना है दोस्तों, मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आपने पहली वाली टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर पहली वाली टर्म को दूसरे वाले के साथ किया, फिर दूसरे वाले को पहले वाले टर्म के साथ किया और दूसरे वाले टर्म को दूसरे के साथ किया, तो ये 4 टर्म आपके पास आ जाएगी। सिमिलरली आपने इसके साथ भी यही करना है, पहले वाले टर्म को दूसरे वाले फर्स्ट के साथ, फिर पहले वाले के दूसरे के साथ, फिर दूसरे को पहले के साथ और दूसरे को दूसरे के साथ, तो ये वाली 4 टर्म आपके पास आ जाएगी। अब आप देखोगे इन सभी का कैंसिल हो रहा है। ठीक है, सारी टर्म्स कैंसिल हो रही है। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, ए बी तो ये भी ए कैंसिल हो रहा है। सिमिलरली ये भी इसके साथ कैंसिल हो रहा है, इसके साथ, और ये वाला टर्म इसके साथ कैंसिल हो रहा है। तो ओवरऑल सारे टर्म कैंसिल आउट हो रहे हैं और आपका फाइनल रिजल्ट किसके बराबर आ रहा है, 0 के बराबर हो रहा है। तो जस्ट आपको क्या करना है, रूल्स ही फॉलो करने हैं। पहले पहली ब्रैकेट को ओपन करो, है ना, उसके बाद जो अंदर है उन चीज को ओपन करते हैं, फाइनली प्रोडक्ट करो एंड देखो प्लस माइनस कट रहा है जहां पर, और फाइनली जो आंसर आ रहा है वो 0 के, उसको बराबर करो एंड रिजल्टेंट आपके सामने है। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। अब हम देखते हैं फाइंड द कम्यूटेटर ब्रैकेट ऑफ एक्स स्क्वायर पी स्क्वायर का कम्यूट। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, अब हमने देखना है कि ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हमने एक की पावर में देखा कम्यूट कैसे खोलते हैं। ठीक है, यहाँ तो दोनों की पावर है, इसको कैसे खोलें, पर आपको 3 वेरिएबल का कम्यूट तो खोलना बताया मैंने, है ना, अभी तो बताया था। ये देखिए ये वाला, इसको जरा थोड़ा क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझ आए। देखिए यहाँ पर a, b, c है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं सेकंड वाली टर्म को आप 2 टर्म में लिख सकते हो अगर सेम ही वैल्यू है ना। तो इस तरीके से इसको ओपन करना दोस्तों, ये वाली प्रॉपर्टी, चौथी प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम 9th और 10th वाली प्रॉपर्टी को भी यूज करने वाले हैं। याद रखना, सारी चीजें बता रहा हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हमने क्या किया, सेकंड वाली टर्म जो कि पी स्क्वायर है, इसको 2 बार पी लिख सकते हैं। ठीक है, लिख लिया हमने। अब आपको क्या करना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना। तो पहले ए बी को साथ में लिखो, मतलब एक्स स्क्वायर पी, और पी को राइट हैंड साइड से बाहर निकालो, निकाल दिया। उसके बाद ए और सी को किया, ठीक है, मतलब एक्स स्क्वायर पी अगेन, और पी जो कि हमारा बी है उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड से बाहर निकाला, जो कि यहाँ पर निकाल दिया। कॉम्बिनेशन याद रखना, उल्टा सीधा मत कर देना। ठीक है, नेगेटिव साइन आ जाएगा वरना। अब आपको पता है दोस्तों, अभी करके हटे हैं कि ए कैप का स्क्वायर ए कैप एन और बी हो तो इसको कैसे ओपन करते हैं, अभी तो बताया। एन ए ऑपरेटर n-1 ए बी के बराबर हो जाएगा, है ना, अभी तो बताया, अभी पढ़ के हटे हो, है ना। तो n यहाँ पर क्या है आपका 2 है। ठीक है, किसके ऊपर है, a के ऊपर, तो a क्या है यहाँ पर x है ना, तो यहाँ पर 2x आ गया और बाकी एज इट इज xp लिख दिया क्योंकि xp था अंदर, है ना, और p तो एज इट इज बाहर आया ही हुआ था। सिमिलरली इस केस में भी यही करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है xp का कम्यूट किसके बराबर होता है, आयोटा h कट के बराबर, अभी तो पढ़ के हटे हैं, है ना। यहाँ पर भी xp है का कम्यूट है, अब वो भी आयोटा h कट के बराबर है। ठीक है, तो 2 आयोटा h कट तो कॉमन है, 2 आयोटा h कट तो कॉमन है, उसको बाहर निकाल लिया। और कॉम्बिनेशन याद रखना दोस्तों, ये xp यहाँ पर है एज इट इज, ये px यहाँ पर है, तो उसी कॉम्बिनेशन में यहाँ पर प्लस की फॉर्म में यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमने इसको सोल्व किया है।
पार्ट बाय पार्ट हमने इसको सोल्व किया, फिर फाइनली इसको कॉमन फॉर्म में लिया। तो ये आपको याद रखना, फाइनल जो आपका आंसर आ गया कुछ इस तरह से है, 2 आयोटा एच कट एक्स बी प्लस पी एक्स। इज इट क्लियर? सारी प्रॉपर्टीज को यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, ध्यान से देखिए। चलिए आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर है हमारे पास हैमिल्टोनियन है हमारे पास टोटल एनर्जी की फॉर्म में, एच कैप इजिकल टू पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स टी प्लस वी, दैट इज यू नो, है ना। देन कैलकुलेट एक्स डॉट एक्स एच कैप का कम्यूट और ओवरऑल कम्यूट है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये एक्स और एच कैप का कम्यूट को पहले सोल्व कर लो, ठीक है, ताकि आप आगे आने वाले पूरे कम्यूट को सोल्व कर सको। तो एक्स आपको पता है किसके बराबर है दोस्तों, एक्स ये जो आपका है किसके बराबर होता है, पी स्क्वायर बाई 2m प्लस वी एक्स के। इसको तोड़ के आप लिख सकते हो, है ना, प्रॉपर्टी के बेसिस पे आपको अभी सिखाया हमने, ठीक है। तो ये एक्स हमारा पी स्क्वायर बाई 2m इसके साथ हो गया, और एक्स हमारा वी एक्स के साथ हो गया। तो आपको पता है सेम फंक्शन के साथ अगर हमारा ऑपरेटर कम्यूट करता है तो आपका क्या हो जाएगा, वैल्यू वो 0 के बराबर। तो ये तो भैया 0 के बराबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लिख भी दिया यहाँ पर, और यहाँ पर बचा क्या आपके पास, एक्स पी स्क्वायर बाई 2m तो कॉमन कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकालो, ठीक है। तो आपके अंदर क्या बचा, एक्स पी स्क्वायर, ठीक है। अभी पढ़ के हटे हैं कि यहाँ पर पावर हो, पावर वाली टर्म को कैसे सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या आ जाएगा 2p, है ना, n-1, मतलब 2 - 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, और यहाँ पर xp आ जाएगा, है ना, यहाँ पर xp आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पर की हुई है, यहाँ पर देखो ध्यान से, है ना, यही चीज तो यहाँ पर की हुई है। अब 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा, xp आपको पता है क्या होता है कम्यूट, आयोटा एच कट, तो ये आयोटा एच कट लिख दिया, p ऊपर था ही तो p यहाँ पर लिख दिया, 2 से 2 कट गया था तो यहाँ पर नीचे m बचा तो यहाँ m लिख दिया, ठीक है। आपके पास क्या क्या आ गया दोस्तों, आयोटा एच कट p अपॉन m, आयोटा एच कट p, आयोटा एच कट और m को तो बाहर निकाल दो, ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है चीज का, ठीक है। ये वाली वैल्यू को यहाँ पर हमने सोल्व किया था, ये वाली चीज को यहाँ हमने सोल्व किया था, ठीक है। तो यह आयोटा एच कट और m तो बाहर निकल जाएगा, कम्यूट किसके साथ होगा, x और p के साथ, x और p हमारा कम्यूट बच गया एंड में, और x और p का कम्यूट किसके बराबर होता है, अगेन आयोटा एच कट के साथ, आयोटा एच कट ही तो आएगा इसका वैल्यू, ठीक है। तो आयोटा एच कट का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है -1, और h का स्क्वायर क्या होगा h के, ठीक है। तो यही चीज तो आई, माइनस एच कट का स्क्वायर अपॉन नीचे m बचा था। तो इस तरीके से ये फाइनल आंसर आपका आ गया दोस्तों। देख सकते हो किस तरह से प्रॉपर्टी को यूज करके हम सोल्व कर रहे हैं। पहले ब्रैकेट को सोल्व करना सीखो, फिर फाइनली सारी चीज को एक्सपेंड करो, प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, एंड फाइनली आपके पास आंसर आ गया। इज इट क्लियर? चलिए आगे मूव करते हैं। आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। कोई भी अगर एक ऑपरेटर ए है, अगर हम उसको किसी भी फंक्शन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं, कोई फंक्शन मान लो हमारे पास है साई एन एक्स, ठीक है, कोई भी फंक्शन है हमारे पास साई एन एक्स, अगर उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं तब हमें क्या मिलेगा, ये ऑपरेटर है, उसको हमने साई एन एक्स, हमारे पास वेव फंक्शन उसके ऊपर ऑपरेट किया, तो हमारे पास एक वेव फंक्शन मिला साई एन एक्स, दूसरा वेव फंक्शन हमें मिला साई एन एक्स, जिसका आइगन वैल्यू क्या है, लैम्डा, ठीक है। तो ये जो साइन एन एक्स है दोस्तों, ये वाला साइन एन एक्स है जो हमारे पास ये वाला, इसको हम कहेंगे आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर। इसको क्या बोलेंगे, आइगन फंक्शन ऑफ ए ऑपरेटर, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वैल्यू है लैम्डा। ये जो लैम्डा है ये क्या कहलाती है, आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यू ऑफ ऑपरेटर ए। और ये पूरी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, आइगन वैल्यू इक्वेशन। किसका, ऑपरेटर ए का। मोटा मोटा बोलूं दोस्तों कि अगर कोई भी ऑपरेटर किसी वेव फंक्शन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो वो ट्रांसफर करता है किसी दूसरे वेव फंक्शन में, और उसके कॉरस्पॉन्डिंगली हमें एक मिलता है आइगन वैल्यू, और वो आइगन वैल्यू हमें पूरी मेजरमेंट देता है उस न्यू आइगन स्टेट के बारे में, ठीक है, पूरी इंफॉर्मेशन देता है किस स्टेट में है वो, क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है उसकी एग्जिस्टेंस की, किस टाइम पीरियड में है एग्जिस्ट करता है, वो सब कुछ हम उस आइगन वैल्यू की मदद से निकाल सकते हैं। अगर वो आइगन वैल्यूज नॉन डीजनरेट और रियल होंगी तो हम बहुत इजीली सारे स्टेट को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो इसकी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टीज होती है जो कि हम टूल्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। चिंता मत करिए, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम उसको कवर अप करेंगे। तो अभी के लिए आपको बस ये पता होना चाहिए कि ये लैम्डा जो है इसका आइगन फंक्शन न्यू आइगन स्टेट का, और ये जो साइन एक्स है इज द वेव फंक्शन ऑफ द ऑपरेटर ए, जिसको हमने अप्लाई किया पुराने वेव फंक्शन में। इज इट क्लियर? बस आपको आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। चलिए आगे मूव करते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ आ सके। ए ऑपरेटर है हमारे पास जिसकी वैल्यू क्या है, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, और हमारे पास एक वेव फंक्शन है साई एन एक्स जिसकी वैल्यू क्या है, अल्फा e की पावर -2x, ठीक है। अगर इस ऑपरेटर को इस वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करूंगा मैं, ठीक है, ऑब्वियसली बात है डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डबल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 4 अल्फा e की पावर -2x। आप देख सकते हो अल्फा e की पावर -2x किसके बराबर है दोस्तों, साइन एन एक्स के बराबर, तो यहाँ पर मैंने साइन एन एक्स लिख दिया। सेम वेव फंक्शन है ना,
आपने क्या किया, ए ऑपरेटर था आपके पास, आपने साइन एन एक्स के ऊपर ऑपरेट किया, आपको लैम्डा मिला और साइन एन एक्स दूसरा वेव फंक्शन मिला। ठीक है, साइन एक्स तो ये हो गया, ये लैम्डा क्या होगा दोस्तों, ये 4 ही तो होगा जो इसका मतलब उसके कोरस्पोंडिंगली है। ठीक है, तो ये 4 इसका आइगन वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरीके से आपको ऑपरेट करना आना चाहिए कि कोई भी ऑपरेटर अगर आपके किसी भी वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट हो रहा है, न्यू आइगन स्टेट बन रही है, तो उसके साथ जो वैल्यू होगी वो उसकी आइगन वैल्यू होगी। इज इट क्लियर? तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है। चलिए आगे मूव करते हैं। तो मान लेते हैं अगेन एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर यहाँ पर गिवन है एक्स प्लस डी बाई डी एक्स और उसकी आइगन वैल्यू है अल्फा। तो डिटरमाइन करना है आपको कोरस्पोंडिंगली उसका वेव फंक्शन, मतलब साई आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो कोई भी ये ऑपरेटर है मान लो, है ना, अभी हम ए ऑपरेटर लेते थे, यहाँ पर आपको क्या गिवन है एक्स प्लस डी बाई डी एक्स। ठीक है, तो इसको आपने किसी वेव फंक्शन के ऊपर ऑपरेट किया, अल्फा इज द आइगन वैल्यू पहले गिवन है और वेव फंक्शन आपको सेम मिलेगा। तो आपको इस वेव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इसको जस्ट आपने ओपन किया, ये डी साई बाई डी एक्स आपने एज इट इज यहाँ पर रखा, बाकी जो ये एक्स वाली टर्म थी एक्स साई आपने इस राइट हैंड साइड इक्वेशन की तरफ लिया है। तो आप देख सकते हो अल्फा साई माइनस एक्स साई यहाँ पर, है ना, तो यहाँ पर साई कॉमन था तो अल्फा माइनस एक्स एक तरफ आ जाएगा और साई आप कॉमन ले सकते हो। ठीक है, तो आप वेरिएबल सेपरेबल की मदद से जो इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है उसी को यूज करते हो आपने इसको सोल्व करना है। ठीक है, जो सेम वेरिएबल वाले टर्म है उसको एक तरफ किया, आपने देखा डी साई यहाँ पर है तो आपने साई नीचे लेके आना है, ये एक्स वाली टर्म ऊपर है तो एक्स की टर्म ऊपर लेके जानी है। तो आप देख सकते हैं डी साई बाय साई है, ये इंटीग्रेशन है, इजिकल टू इंटीग्रेशन अल्फा माइनस एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इंटीग्रेशन करोगे आपको पता है क्या होता है, 1 अपॉन साई का इंटीग्रेशन करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ साई आता है, दैट इज वो यहाँ पर आया भी है। इसका इंटीग्रेशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 जो कि यहाँ पर आया हुआ है, क्योंकि कोई कांस्टेंट आता है प्लस करते हैं तो, है ना, तो यहाँ पर नेचुरल लॉग ऑफ साइन नोट ले लो वेव फंक्शन की फॉर्म में ही। ठीक है, अब आपने क्या करना है, टेकिंग एक्सपोनेंशियल ऑन द बोथ साइड, नेचुरल लॉग और एक्सपोनेंशियल कैंसिल आउट हो जाते हैं, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा साई इज इक्वल टू साइन नोट एक्सपोनेंशियल अल्फा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। तो ये फाइनली आपने वेव फंक्शन कैलकुलेट कर लिया दोस्तों, जिसका आपको ऑपरेटर गिवन था और आइगन वैल्यू अल्फा गिवन थी। तो इस तरीके से आप सारे ऑप्शंस को देखते हुए मैच कर सकते हो कि कहाँ कौन सा वेव फंक्शन आपके आंसर के साथ मैच कर रहा है। इज इट क्लियर? चलिए आगे बूम करते हैं। अब हर्मिशियन ऑपरेटर की बात करते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है दोस्तों, आगे बहुत जगह यूज होगा ये। तो वो ऑपरेटर को हम हर्मिशियन बोलेंगे जिसको जहां पर ये कंडीशन सेटिस्फाई की, डेट इज ए ऑपरेटर डैगर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर के बराबर हो, और इसको सारी ये जो गिवन फॉलोइंग जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करना जरूरी होता है। ठीक है, तो याद रखना जैसे आपको ए डैगर ऑपरेटर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर के बराबर होना चाहिए तो वो हर्मिशियन ऑपरेटर कहलाता है। ठीक है, बस ये पता होना चाहिए। ये तो चलो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन और जो श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन है ये डिफरेंट स्टेट में किस तरीके से इसको ऑपरेट करते हैं वो बताया गया है। ध्यान से देखिए, डायरेक्ट जो नोटेशंस है मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी करवाया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा प्लीज चेकआउट करना ताकि आपको पता लगे सके कि कैडब्रा का सिग्निफिकेंस क्या, किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टीज हैं और कौन कौन से अलग फैक्टर्स भी हैं। तो प्लीज हमारी पिछली वीडियो को रेफर करिए ताकि आपको ये वाला पॉइंट समझ आ सके। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दो आपके पास स्टेट फंक्शन है साई और फाई, तो उसके बीच में सैंडविच है आपका ऑपरेटर ए, और आपने ए ऑपरेटर था जिसकी वैल्यू ये थी जिसको आपने डायरेक्ट नोटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और यहाँ पर डैगर लगाया इसके ऊपर। ठीक है, तो ए डैगर किसके बराबर होता है दोस्तों, ए ट्रांसपोज कंजुगेट के बराबर होता है। मतलब क्या होता है कि कैट हमारा ब्रा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ब्रा कैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आप देख सकते हो ये जो साई है ये कैट की फॉर्म में सॉरी ब्रा की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो फाई है ये आपका कैट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पर चेंज हो चुका है, यहाँ पर है ना, ये सारे चेंज हो चुके हैं और यहाँ पर ए ऑपरेटर के ऊपर डैगर लग चुका है क्योंकि आपने इसको ऑपरेट किया और इसको ट्रांसपोज कंजुगेट कर दिया। ठीक है, और आपको यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ए डैगर किसके बराबर होता है दोस्तों, ए ऑपरेटर के। तो यहाँ पर ए डैगर ए ऑपरेटर के बराबर लिख दिया, तो एज इट इज इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए इन द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, तब जाके आप बोल सकते हो कि आपका जो ऑपरेटर है वो हर्मिशियन ऑपरेटर है। ओके, अगर हम श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन की फॉर्म में लिखते हैं। आपको बताया प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हमने सारी चीजें डिस्कस की थी कि प्रोबेबिलिटी ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1, है ना। प्रोबेबिलिटी टू फाइंड आउट द पार्टिकल ऑल ओवर द स्पेस मस्ट बी इक्वल टू 1 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी हम इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो मान लेते हैं दो वे फंक्शंस हैं जिसमें हमने ए ऑपरेटर को हमने साई वे फंक्शन के साथ ऑपरेट किया। यहाँ पर हमारे पास फाई है, फाई कोमा ए ऑपरेटर साई है। ठीक है, या उल्टा भी करके लिख सकते हैं कि ए ऑपरेटर को हमने फाई के साथ ऑपरेट किया और यहाँ पर साई हमारे पास दूसरा आर्गुमेंट के ऊपर है। ठीक है,
तो जब इसको ओपन करते हैं आपको पता है कि जो पहला वेव फंक्शन होता है उसको हम कंजुगेट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इंटीग्रेशन। अगर हम श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, आपको याद होगा, शुरुआत वाली वीडियोस देखोगे तो आपको पता होगा, ठीक है। तो साई स्टार आप देख सकते हैं यहाँ पर साई स्टार, सॉरी 5 स्टार, और यहाँ पर दूसरे ऑपरेटर को एज इट इज लिखा है क्योंकि हम वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पर डीटो लगा है। अगर आप सिंपल एलिमेंट्री इंटीग्रेशन करते हैं तो डीएक्स लगा सकते हैं, अगर एक्स के डायरेक्शन में डीवाई होता है तो डीवाई के डायरेक्शन में, है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता है, बस वॉल्यूम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब ऑल ओवर द स्पेस ले रहे हैं, तो ये डीटो हो गया। अगर हम इस चीज की बात करें, इसकी बात करें तो पहले लिखेंगे तो ए कैप और जो हमारे पास फाई है उसका हम लिख रहे हैं कंजुगेट की फॉर्म में, क्योंकि हम पहली जो टर्म होती है उसको उसी तरह कंजुगेट की फॉर्म में लिखते हैं, दूसरा एज इट इज यहाँ पर साई और डीटो हमने लिख दिया। तो इसका रिप्रेजेंटेशन है जो हमने बेसिकली पता भी है किस तरीके से श्रोडिंगर में लिखते हैं, वही चीज यहाँ पर हमने बस लिखी है। बस आपको पता होना चाहिए कि जो ए ऑपरेटर डैगर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर के बराबर होगा तो वो हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर होगा, जैसे आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं दोस्तों। जो आइगन वैल्यूज होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की वो रियल होती हैं, ठीक है, इमेजिनरी नहीं होती हैं। तो ये सारी चीजें याद रखना, कई बार हमारे डायरेक्ट एमसीक्यू भी पूछ लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आइगन वैल्यूज जो होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर्स की वो रियल होती हैं, ठीक है। हर एक आइगन फंक्शन की जो आइगन वैल्यूज होती हैं हर्मिशियन ऑपरेटर में वो ऑर्थोगोनल होती हैं एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली, ठीक है। ये प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक जो आइगन वैल्यूज आएंगी आइगन फंक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली ऑफ द हर्मिशियन ऑपरेटर वो एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगी, ठीक है, परपेंडिकुलर, तो ऑर्थोगोनल बेसिस। हमेशा याद रखना ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इन हिल्बर्ट स्पेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, तो ये चीज याद रखना। ऑल द फिजिकल ऑब्जर्वेबल इन द क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द हर्मिशियन ऑपरेटर, ठीक है। जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल होते हैं हमारे क्वांटम मैकेनिक्स में हम बेसिकली उसको हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो वैसे हमने अभी पढ़ी थी ऑल द डायनेमिकल वेरिएबल्स आर इन द क्वांटम मैकेनिक्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द ऑपरेटर्स, और जो भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल होते हैं जिसको हम खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स, उसको हम हर्मिशियन ऑपरेटर के साथ ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो रियल वैल्यूज होती हैं, वो रियल वैल्यूज और रियल डिफरेंट डीजनरेट नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यूज होती हैं, तो उसके बेसिस पे हम डिफरेंट आइगन स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। दैट्स व्हाई हम हर्मिशियन ऑपरेटर को ज्यादा सिग्निफिकेंट ही मानते हैं। इज इट क्लियर? चलिए एग्जाम्पल की फॉर्म में देख लेते हैं। एग्जाम्पल जस्ट इस कंडीशन जो श्रोडिंगर इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करने की कोशिश की गई, जस्ट और कुछ नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा मैसअप है, थोड़ा सा इसको साफ कर देते हैं। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सेम वही एग्जांपल है, यहाँ पर बस मोमेंटम आ चुका है और कुछ नहीं आ चुका है, ठीक है। ए है यहाँ पर पी है, बाकी सारी चीजें सेम है। आपको पता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन अगर हम खोलेंगे इन द श्रोडिंगर रिप्रेजेंटेशन तो पहली टर्म है साई स्टार, ठीक है। आपको पता है पी एक्स है यहाँ पर, तो माइनस आयोटा एच कट कल बाय कल एक्स और साई एक तरफ, ठीक है, डी एक्स, क्योंकि हम एक्स डायरेक्शन में देख रहे हैं, पी एक्स है यहाँ पर, ठीक है। इसको ओपन कर रहे हैं दोस्तों, ध्यान से देखिए, बस ये साई है इसके साथ यहाँ पर आ गया, बस कॉम्बिनेशन यहाँ पर कल साई बाय कल एक्स बन गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, बाय पार्ट्स अपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। आपको पता है पहला टर्म एज इट इज, दूसरे का हम करेंगे इंटीग्रेशन, तो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कट के आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस आयोटा एच कट साई, तो यहाँ पर एज इट इज ये आ गया माइनस आयोटा एच कट, आपका कांस्टेंट टर्म था बाहर आ गया, और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ये कर रहा है आपका वैल्यू, तो माइनस इसका क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है, और इसका हो जाएगा अगेन इंटीग्रेशन और पूरे ओवरऑल टर्म का इंटीग्रेशन, तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं। बाय पार्ट्स हमने लगाया, कुछ बड़ा काम नहीं किया, ठीक है। ये वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी और इस वाली वैल्यू को आप लिख सकते हो, अगर आपने उल्टा करके लिखोगे तो माइनस आयोटा एच कट और सारी वैल्यू एज इट इज, अगर रेसिप्रोकल कर लेते तो माइनस आ जाता है ना, तो अगेन वही वाली चीज है, इस चीज की फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट किया गया, जस्ट ये वाला, ठीक है। कुछ नई चीज नहीं है, जस्ट इसको ओपन किया, एक्सपेंड किया, कोई ऐसी एग्जांपल पूछी नहीं जाती है, बस आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए किस तरीके से इसको एक्सपेंड करके इस कंडीशन को, ये वाली कंडीशन को सेटिस्फाई किया गया, ठीक है, कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए आगे मूव करते हैं। इस तरीके से जो हमारा मोमेंटम ऑपरेटर है पी एक्स, वो हर्मिशियन है नेचर में, ये हमने देख लिया। मतलब हमारा जो पी एक्स का डैगर है, अगर वो पी एक्स के बराबर आ जाता है तो हम कह सकते हैं कि वो हर्मिशियन है नेचर में, है ना। सिमिलरली अगर हम एंटी हर्मिशियन देखना चाहते हैं तो अगर हम कल बाय कल एक्स का डैगर देखें तो माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस साइन आया था दोस्तों तो वो एंटी हर्मिशियन कहलाता है। जस्ट आपको यही चीज यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है, ठीक है। अब हम यूनिटरी ऑपरेटर को देख लेते हैं, ठीक है। यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है, अगर मान लो कोई भी ऑपरेटर ए है, उसे यूनिटरी तब बोलेंगे जब हमारा ए ऑपरेटर डैगर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर इनवर्स के बराबर होता है, ठीक है। ए ऑपरेटर डैगर इज इक्वल टू ए ऑपरेटर इनवर्स के बराबर होता है, तो उस केस में उसको क्या बोलते हैं, यूनिटरी ऑपरेटर बोलते हैं। इसको याद रखना, लिख लो। चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एन ऑपरेटर है जिसकी वैल्यू क्या है
बी डैगर ऑपरेटर बी के बराबर है, ठीक है, जहां पर हमारा बी ऑपरेटर सेटिस्फाई करता है इस रिलेशन को, ठीक है, बी ऑपरेटर बी डैगर प्लस बी डैगर बी ऑपरेटर इज इक्वल टू 1 के बराबर है, और बी ऑपरेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डैगर ऑपरेटर का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर है, ठीक है। ये रिलेशंस गिवन है दोस्तों, बस आपको इसको यूज करना है। आपको एन की वैल्यू क्या गिवन है, बी डैगर ऑपरेटर बी ऑपरेटर। आपको बताना आइगन वैल्यूज क्या होंगी एन की, ठीक है। 4 आपको ऑप्शंस गिवन, आपको बताना है कौन सी आइगन वैल्यूज होगी हमारी एन की। तो आपको क्या करना है, सिंपली जो आइगन वैल्यू इक्वेशन आपको बताई थी, तो आपने ऑपरेट करना है एन साई इज इक्वल टू लेमडा साई, है ना। किसी भी ऑपरेटर को किसी वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट करोगे तो वही एक न्यू वेव फंक्शन आएगा जिसके कोरस्पॉन्डिंगली एक आइगन वैल्यू होगी। तो आपने ये इक्वेशन की फॉर्म में इसको लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया दोस्तों, एन की वैल्यू क्या गिवन थी, एन की वैल्यू आपको गिवन है बी डैगर बी, यहाँ पर पुट कर दिया, है ना, एन की जगह बी डैगर बी पुट कर दिया, ओके। हमने स्केयर कर दिया दोनों साइड, ठीक है, क्योंकि हमने इस प्रॉपर्टी तक जाना है दोस्तों, ठीक है, हमने इस प्रॉपर्टी तक जाना है, ओके। तो बी डैगर स्केयर, बी डैगर बी का स्केयर कर दिया दोनों साइड, और यहाँ पर भी लैम्डा स्केयर हो गया दोस्तों, ठीक है। अब आपको पता है कि बी डैगर बी को का स्केयर किस तरीके से खोल सकते हो, बी डैगर बी है ना, इस तरीके से खोल सकते हो, है ना। अब आपको पता है दोस्तों बी डैगर बी यहाँ पर किसके बराबर है, अगर इसका आप बी डैगर बी की यहाँ से वैल्यू निकालोगे तो किसके बराबर होगा, 1 माइनस बी डैगर बी के बराबर, है ना, 1 माइनस बी डैगर बी के बराबर, ये जो यहाँ पर लिख दिया उसी के बराबर, है ना, ओके। यहाँ पर आपको पता लग गई सारी चीजें। अब आप देख सकते हो कि इस चीज को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पर इस चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो ये क्या होगा, बी डैगर, ठीक है, बी डैगर माइनस यहाँ बी डैगर का स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, बी डैगर का स्क्वायर होगा, बी डैगर का स्क्वायर किसके बराबर है दोस्तों, 0 के बराबर। तो ये वाली टर्म तो हो जाएगी 0, दूसरे वाली, ठीक है, दूसरी वाली टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपके पास आ गया, यहाँ पर आ गया आपके पास बी ऑपरेटर डैगर, ठीक है, और यहाँ पर 1 माइनस 0, और बाहर बी ऑपरेटर भी तो है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा दोस्तों, बी डैगर बी ही बचा। ये किसके बराबर था, एन के बराबर था, है ना, ये किसके बराबर था, एन के बराबर था। तो एन इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर के बराबर है। ये जो है किसकी कोरस्पॉन्डिंगली, इसके वैल्यू आप इसको लेमडा के बराबर लिख दोगे, ठीक है, ताकि आप इसकी वैल्यूज निकाल सको। तो लेमडा स्क्वायर इज इक्वल टू लेमडा के बराबर। तो अगर आप इसकी वैल्यूज निकालना चाहो तो लेमडा स्क्वायर माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 आप लिख सकते हो। अगर आप इसको इसके बराबर करते हो, निकालते हो कॉमन, तो लेमडा बाहर आ जाएगा, 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा दोस्तों, और लेमडा इज इक्वल टू 0 और 1 के बराबर आ जाएगा। तो ये इसकी आइगन वैल्यूज हो जाएगी दोस्तों, जो आपने यहाँ पर आप देख सकते हो डी ऑप्शन, ये जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आपने कहा एन है, ठीक है, इसके कोरोस्पोंडिंग जो आइगन वैल्यू होगी वो लेमडा के बराबर होगी, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने एन को लेमडा ले लिया था, लेमडा ले लिया यहाँ पर, दैट इज लेमडा इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर के बराबर हो गया। जस्ट इसको सोल्व किया हमने तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू 0 और 1 आ गई, ठीक है। इज इट क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पर डी आंसर आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास 2 क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर इसको ऑपरेटर को आपने सोल्व करना है, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, 2 आपके पास है ऑपरेटर, इसको आपने सोल्व करना है। सो सबसे पहले याद रखना दोस्तों, जो भी आपके साथ पहला टर्म मल्टीप्लाई होगा उसको करना है सोल्व, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, यहाँ पर आपने किसी वेव फंक्शन के साथ इसको ऑपरेट कर दिया, ठीक है। ये वेव फंक्शन सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आप देख सकते हैं डी साई बाई डी एक्स प्लस एक्स साई एक्स यहाँ पर आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने इसको इससे करना है मल्टीप्लाई, फिर पहले वाले टर्म को दूसरे के साथ, दूसरे वाले को पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ। तो इस तरह से आपने एक्सपेंशन कर ली, साई को कॉमन ले लोगे दोस्तों और बाकी सारी टर्म को एडिशन कर लोगे तो आपके पास कुछ फाइनल टर्म इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। कंपेयर करोगे वेव फंक्शन को तो आपके पास फाइनली जो टर्म आई ये आई। सिमिलरली आप इस वाले टर्म को भी सेम एज इट इज ही सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी ऑपरेटर को किसी भी वेव फंक्शन के साथ ऑपरेट करोगे तो याद रखना जो ऑपरेटर आपका वेव फंक्शन के साथ पहले होगा उसको पहले सोल्व करो, ठीक है। उसके बाद जो फर्स्ट वाला है उसको उसके साथ मल्टीप्लाई करके फाइनली सारी चीजों को एक्सपेंड करो एंड जो कॉमन टर्म आएगा उसको बाहर निकालो, ठीक है। यही चीज करनी, कोई बड़ी चीज नहीं है, बार बार रिपीट हो रही है, बस आपको पता होना चाहिए आपके लिए, इसलिए एग्जांपल यहाँ पर रख दिया, आराम से इसको देखना। चलिए आप देखते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर क्या होता है। प्रोजेक्शन ऑपरेटर डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको तब प्रोजेक्शन ऑपरेटर कहते हैं जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है,
पी डैगर इज इक्वल टू पी के बराबर या पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी के बराबर, तब उसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन ऑपरेटर। ये कंडीशन है दोस्तों, ये आपको याद रखनी है, ठीक है। ये मैथमेटिकल टर्म्स हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है, बस आपको ये चीज याद रखनी है कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर की कंडीशन क्या है। तो पी डैगर इज इक्वल टू पी हो या पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी हो, तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, ये प्रोजेक्शन ऑपरेटर है और इसकी आइगन वैल्यू हमारी 0 और 1 होती है ना। अगेन आप इसको चीज को सोल्व करोगे, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी है, पी स्क्वायर इज इक्वल टू पी है, तो आप यहाँ पर सोल्व करोगे पी स्क्वायर माइनस पी इज इक्वल टू 0 के बराबर, है ना। और p यहाँ पर कॉमन लोगे 1 माइनस p माइनस 1, है ना, इजिकल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 आ जाएगी। तो ये आइगन वैल्यूज आगे 0 1, याद रखना कि प्रोजेक्शन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है वो 0 और 1 होती है। अब इसकी प्रॉपर्टीज हैं दोस्तों, 3 प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं कि अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दो कम्यूटेटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर के, ठीक है, अगर हम प्रोडक्ट करते हैं दो कम्यूटिंग प्रोजेक्शन ऑपरेटर P1 और P2 की, तो उसका जो फाइनल रिजल्टेंट भी आएगा प्रोडक्ट का वो भी प्रोजेक्शन ऑपरेटर ही होगा, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। अगर हम दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम करते हैं तो जनरली वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं कहलाता है, ठीक है। अगर दो प्रोजेक्शन ऑपरेटर का सम करते हैं, याद रखना, तो वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं कहलाता है, वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होगा, ठीक है। अगर हम सम करें बहुत सारे प्रोजेक्टर का, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं, याद भी नहीं कर सकते, P1 P2 P3 सो ऑन अप टू कितने भी हैं, सभी प्रोजेक्टर्स का अगर हम सम करेंगे तो तभी वो प्रोजेक्ट ऑपरेटर कहलाएगा जब वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे। इस कंडीशन में वो प्रोजेक्टर ऑपरेटर कहला सकते हैं। वैसे इंडिविजुअली अगर हम सम करें तो कुछ उसका जो रिजल्टेंट सम होगा प्रोजेक्टर ऑपरेटर के बराबर नहीं होगा, पर जब वो ऑर्थोगोनली म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होंगे एक दूसरे के रिस्पेक्टिवली, तब सम कर रहे हो, तब जाके हम कह सकते हैं कि हाँ वो हमारा जो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है वो हमारा जो सम आ रहा है वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर के बराबर है। तो ये बस याद रखना है कि दो कम्यूटिंग प्रोडक्ट प्रोजेक्शन ऑपरेटर का जो प्रोडक्ट होता है वो भी हमारा प्रोजेक्शन ऑपरेटर होता है। अगर हम सिंपली सम करते हैं प्रोजेक्शन ऑपरेटर का, तब वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर नहीं होता है, बट अगर वो म्यूचुअली ऑर्थोगोनल होते हैं सम में, तो अब जाके हम कह सकते हैं कि वो प्रोजेक्शन ऑपरेटर है। तो ये था हमारा सब कुछ जो भी हमने ऑपरेटर्स की फॉर्म में देखा। हमने हर्मिटियन ऑपरेटर देख लिया, हमने प्रोजेक्शन ऑपरेटर देख लिया, हमने यूनिटी ऑपरेटर देख लिया, हमने और भी सारे प्रॉपर्टीज को, कम्यूटेटर्स की प्रॉपर्टीज को देखा। हमने डिटेल में सभी चीजों को डिस्कस किया विद एग्जांपल्स। आई होप आपको यहाँ तक सारी वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना विदाउट एनी हेजिटेशन, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा उन सभी क्यूरीज का। तो अगर यहाँ तक आपको अगर पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, शेयर करना अपने बाकी दोस्तों के साथ भी, ताकि वो भी फायदा उठा सकें इन सभी चीजों को और प्रिपेयर कर सके अपने एग्जाम्स के लिए। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में गाइस, टिल देन गुड बाय।